हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर चैनल प्राइवेट गाइडलाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन। और ये जो रिलेशन वर्ड है आप बचपन से देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, जिसका अर्थ होता है संबंध। और एग्जाम में आपके संबंध के क्वेश्चन देने का यही आशय है, यही रीजन है कि एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप संबंध के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। तो आइए देखते हैं संबंध से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि संबंध जो होता है इसका निर्धारण हम दो तरीके से करते हैं, जैसा कि आपको पता भी है। एक होता है रक्त संबंध और दूसरा होता है वैवाहिक संबंध। और ये ब्लड रिलेशन क्या होता है आइए कि करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, आइए हम जानते हैं। तो नाम से क्लियर है कि रक्त संबंध में हम जो रक्त के द्वारा जो रिलेशन निर्धारित किए जाते हैं, जो संबंध निर्धारित किए जाते हैं, वही रक्त संबंध कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इसके अंतर्गत वे संबंध आते हैं जो रक्त के आधार पर एक ही परिवार के सदस्यों के बीच पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पिता पुत्र, माता पुत्री और दादा पोती, ये सब आपके रक्त संबंध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका वैवाहिक संबंध। तो वैवाहिक संबंध में आपके कौन से रिलेशन आते हैं, यहाँ देखिए वैवाहिक संबंध में आपके यहाँ पे दिया हुआ है वैवाहिक संबंध। इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें विवाह के आधार पर एक परिवार से दूसरे परिवार सदस्यों से जोड़ते हैं। जैसे कि मानिए किसी की शादी हो रही है, किसी का विवाह हो रहा है, तो वहाँ पे एक नया रिलेशन बनता है, उसे हम बोलते हैं विवाह से संबंधित रिलेशन। जैसे कि पति पत्नी का है, ससुर दामाद का है, जीजा साली का है। तो ये सब संबंध जो होते हैं वैवाहिक संबंध कहलाते हैं। इन सब की जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर भी जानता है कि आप किन किन चीज़ों को जानते हैं, तो क्वेश्चन को काफ़ी घुमा फिरा के दिया जाता है ताकि आप अच्छे से संबंधों को समझ रहे हैं कि नहीं, इसकी जानकारी हो सके। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम जान लेंगे तो आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कि जैसे कि माँ को व्यक्त करने के लिए, जैसे माँ को और हम किस किस संकेत के द्वारा, किस किस सेंटेंस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है नाना या नानी की पुत्री को माँ कहते हैं। तो आप जानते हैं, आप भी अपने मामा के वहाँ नाना के वहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि नाना या नानी की जो पुत्री होती है वही कौन होता है, आपकी मम्मी होती हैं। या फिर आपको ये भी पता है कि मामा मौसी की बहन, मामा की बहन भी आपकी माँ होती हैं और मौसी की बहन भी आपकी क्या होती हैं, माँ होती हैं। पिता की जो पत्नी होती हैं वही आपकी माँ होती हैं। दादा या दादी की जो बहू होती हैं उन्हें भी क्या कहते हैं, हम लोग अपनी माँ ही कहते हैं। और बुआ या बुआ की भाभी को भी क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माँ ही बोलते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप माँ को 5 तरीके से बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला रिलेशन देखते हैं। तो जो पिता को कैसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो जो दादा या दादी के पुत्र होते हैं उन्हें हम पिता कहते हैं। जो चाचा या बुआ के भाई होते हैं उन्हें भी हम पिता कहते हैं। माता के पति को भी हम पिता बोलते हैं और नाना नानी के दामाद को भी पिता बोलते हैं। मामा मौसी के जीजा को भी हम क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं। अगला जो हमारा संबंध है उसको, ये आपका दादा को व्यक्त करने का संबंध है। तो दादी के पति को हम दादा बोलते हैं। पिता या चाचा या बुआ के पिता को क्या बोलते हैं, हम लोग दादा बोलते हैं। माता या फूफा के ससुर को क्या बोलते हैं, माता या फूफा के ससुर को भी हम क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। आइए देखते हैं दादी को हम किस किस शब्दों के द्वारा, किन किन सेंटेंसों के द्वारा बता सकते हैं। तो जो दादी होती हैं उनको हम दादी की पत्नी, देखिएगा बड़ो यहाँ पे दादा की पत्नी को, देखिए आप इसको आप सही कर लीजिएगा कि जो दादी होती हैं वो कौन होती हैं, दादा की पत्नी को हम दादी बोलते हैं। पिता या चाचा या बुआ की माँ को भी हम दादी बोलते हैं। और माता या फूफा की सास को क्या बोलते हैं, उन्हें भी हम दादी बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा ये है कि नाना को कैसे व्यक्त किया सकता है। तो नानी के जो पति होते हैं उनको भी हम नाना बोलते हैं। माँ मौसी या मामा के पिता को नाना बोलते हैं हम। पिता या मामी के ससुर को क्या बोलते हैं, हम नाना बोलते हैं। देखिए रिलेशन पढ़ने से सबसे अच्छा तरीका यही है रिलेशन पढ़ने का कि जब भी हम कोई वर्ड लें, कोई भी हम सेंटेंस पढ़ें, तो तुरंत एक इमेजिनेशन आपके माइंड में होना चाहिए, एक फिगर के साथ आपके माइंड में आ जाना चाहिए। कि आपको अपने आप को लेके ऐसा देखना चाहिए कि आपके नाना की बात हो रही है तो आप अपने नाना को देखें। तो ये आसानी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ देखिए नानी को व्यक्त कैसे हम कर सकते हैं, तो नाना की जो पत्नी होती है उन्हें भी हम नानी बोलते हैं। माँ, मौसी या मामा की माँ को भी हम क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं। पिता या मामी की सास को भी हम क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, ये है मामा को व्यक्त कैसे कर सकते हैं। तो नाना या नानी के जो पुत्र होते हैं आपको पता है वो कौन होते हैं, आपके मामा होते हैं। माँ या मौसी के जो भाई होते हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, मामा ही बोलते हैं। मामी के जो पति होते हैं वो भी आपके मामा ही लगते हैं। और पिता के जो साले होते हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। तो ये हो गया आपका मामा को व्यक्त करने के। और देखिए और कौन कौन से तरीके हैं, देखिए यहाँ पे बुआ को व्यक्त करने का तरीका दिया हुआ है कि जो बुआ होती हैं उनको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो जो दादा या दादी की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दादी, सही कर लीजिएगा, सेंटेंस वर्ड मिस्टेक है यहाँ पे। दादा या दादी की जो पुत्री होती है उन्हें हम बुआ बोलते हैं। पिता या चाचा की जो बहन होती हैं उन्हें भी हम बुआ बोलते हैं। और जो माँ की आपकी ननद होती हैं उन्हें भी हम बुआ ही बोलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, चाचा को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो दादा या दादी के पुत्र जो होते हैं उन्हें हम चाचा बोलते हैं। उन्हें हम पिता भी बोलते हैं और चाचा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बुआ या पिता के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। चाची के पति को क्या बोलते हैं, हम चाचा बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आपका नानी मौसी को व्यक्त करने का बताया गया। मौसी को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो नानी या नानी की जो पुत्री होती हैं वो आपकी मौसी होती हैं। माँ या मामा की जो बहन होती हैं वो भी आपकी मौसी लगती हैं। और पिता की जो साली होती हैं उन्हें भी हम मौसी ही कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रक्त संबंध को निरूपित करने वाले संकेत। तो आइए देखते हैं कि रक्त संबंध को हम कैसे निरूपित करेंगे। तो रक्त संबंध को निरूपित करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, तीर का इस्तेमाल करते हैं। और ये तीर कैसे लगाना होता है इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि यदि पद बड़ा हो अर्थात ऊपर की पीढ़ी का हो तो तीर को ऊपर की तरफ दर्शाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको। और यदि पद बराबर हो अर्थात समान पीढ़ी का हो तो तीर को बराबर अर्थात दाएं या बाएं तरफ से दर्शाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दाएं या बाएं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है यदि पद छोटा हो, यहाँ देखिए दिया यदि पद छोटा हो तो नीचे की पीढ़ी का हो। छोटा है यानी नीचे की पीढ़ी का है तो क्या होगा, तीर को नीचे की तरफ दर्शाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि प्रश्न हल करते समय किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम प्रश्न को हल करते हैं तो व्यक्ति का अर्थ पुरुष मान लेते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर व्यक्ति दिया हुआ है तो उसे हम पुरुष नहीं मानेंगे, इसमें पुरुष या स्त्री दोनों हो सकता है, उस व्यक्ति पुरुष या स्त्री दोनों हो सकता है। जब तक आपको कंफर्म ना हो तब तक आपको कोई भी जेंडर मानना नहीं है कि वो क्या होगा। फिर अगला जो पॉइंट है लिंग का निर्धारण नाम के आधार पर न करके दी गई जानकारी के आधार पर ही करना चाहिए। जैसे कि किसी का नाम है ज्योति, तो ज्योति जो नाम है कभी कभी लड़की का भी होता है और लड़के का भी होता है, तो ये नाम देख के आप लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये लड़की का भी हो सकता है लड़की का भी नाम हो सकता है। जब तक कि कंफर्म ना कहा जाए तब तक आप लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। अगला जो पॉइंट है प्रश्न के अंत में जिसके साथ का लगा होता है या कारक विहीन होता है उसी का संबंध बताना होता है। जैसे प्रश्न में अगर दिया हुआ है कोई तो उसमें कारक चिन्ह लगा होता है या कारक विहीन होता है। जैसा कि एग्जांपल्स दिया गया है कि राधा का सुमन से क्या संबंध है, तो इसमें कहा है राधा का, तो यहाँ पे जो कारक चिन्ह लगा हुआ है का, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपको जो संबंध बताना है वो राधा का बताना है, न कि सुमन का बताना है। और दूसरे वाले सेंटेंस में कह रहा है कि राधा, और यहाँ देखिए कॉमा किया गया है, सुमन से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे भी राधा का ही आपको संबंध बताना है, न कि सुमन का। आपको बताना है कि राधा सुमन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे कुछ फैक्ट। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे, तो क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।